नमस्ते दोस्तों। क्या हर जगह पेड़ लगाना अच्छा है? तो फिर कई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कॉनोकॉर्पस या प्रोसोपिस चुलीफ्लोरिया जिससे कुछ प्लांट के स्पीसीज उगाने पर रोक क्यों लगा रही है और कुछ जानवरों को उनकी स्पेसिफिक लोकेशन से क्यों हटाया जा रहा है? इसे समझने के लिए हमें पहले इकोसिस्टम, बायोडायवर्सिटी और इन्वेसिव स्पीसीज जैसे कॉन्सेप्ट को समझना होगा। तो इकोसिस्टम को समझने से शुरू करते हैं, पर उससे पहले आप वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर लें, क्योंकि ऐसे वीडियो बनाते रहने के लिए हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। जस्ट इमेजिन कि आप एक हरे भरे जंगल में खड़े हैं जो ऊंचे पेड़ों, झरने और पक्षियों के गीतों से घिरा हुआ है। आप एक इकोसिस्टम में हैं, लेकिन इकोसिस्टम एक्जेक्टली क्या है? इकोसिस्टम एक ज्योग्राफिक एरिया है जहां प्लांट्स, एनिमल्स और दूसरे कई जीव और उसके साथ वेदर और एनवायरनमेंट साथ मिलकर जो बनाते हैं उसे इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम के दो पार्ट्स होते हैं, बायोटिक यानी कि लिविंग थिंग्स और अबायोटिक यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स। बायोटिक फैक्टर्स में प्लांट्स, एनिमल्स और सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म से जायंट वेल तक सारे जीव होते हैं। अबायोटिक फैक्टर्स में वाटर, रॉक्स, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी जैसे नॉन लिविंग चीज़ें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करते हैं वो होते हैं। इकोसिस्टम में हर एक फैक्टर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हर दूसरे फैक्टर पर डिपेंडेंट होता है। किसी भी जगह कौन से प्लांट या जीव रहेंगे वो उस जगह के टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और रेन जैसे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, और इन प्लांट्स के ऊपर दूसरे सारे एनिमल्स डिपेंडेंट होते हैं। तो किसी जगह अगर बड़े ट्रीज होंगे तो वहाँ मंकी और लेपर्ड जैसे एनिमल्स होंगे, और मान लो जहाँ ग्रासलैंड होगा वहाँ चीता जैसे एनिमल्स होंगे। अगर कोई जीव या प्लांट इन एबायोटिक फैक्टर्स के साथ इवोल्व नहीं होगा तो वो खत्म हो जाएंगे, जैसे कि डायनासोर्स। इकोसिस्टम बहुत बड़ा यानी कि ओशन या बहुत छोटा यानी एक तालाब जितना हो सकता है। छोटे तालाब में एल्गी, हर्बीवर्स, टर्टल, फिशेस और कार्निवर्स फिशेस, बर्ड्स जिस पानी में रहते हैं उस पानी के साथ बैलेंस रखकर इकोसिस्टम बना सकते हैं। शायद आपने यूट्यूब वीडियो देखे होंगे जहां लोग ग्लास कंटेनर्स में बंद इकोसिस्टम बनाते हैं, जिसमें एक क्लोज्ड इकोसिस्टम बनाते हैं जो सालों तक अपने आप को सस्टेन कर सकते हैं, ना ही उसे बाहर से पानी या हवा की ज़रूरत पड़ती है। हम ऐसे वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। इमेजिन कर एक स्पाइडर वेब जिसमें हर एक थ्रेड एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। इकोसिस्टम भी एक ऐसा ही कॉम्प्लेक्स वेब है जिसे फूड वेब कहा जाता है। ये वेब एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स के फ्लो को रिप्रेजेंट करता है। फोटोसिंथेसिस के मीडियम से सोलर एनर्जी कैप्चर करने वाले प्लांट्स से लेकर हर्बीवर्स, कार्निवर्स और डिकम्पोजर्स तक हर एक स्टेप बहुत ज़रूरी है। इकोसिस्टम वाइल्ड लाइफ एनिमल्स तक ही लिमिटेड नहीं है, कभी कभी ह्यूमन मेड इकोसिस्टम डेवलप हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिटीज़ में गली के कुत्ते, बिल्लियाँ और यहाँ तक कि गाय भी अर्बन एनवायरनमेंट के हिसाब से एडेप्ट हो जाते हैं और अपना खुद का इकोसिस्टम बनाते हैं। वो एक दूसरे के साथ और इंसानों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, जो लाइफ की एडेप्टेबिलिटी को दिखाते हैं। ये डोमेस्टिक एनिमल्स पीढ़ियों से और हज़ारों वर्षों के दौरान ह्यूमंस के साथ एक्सिस्टेंस के लिए इवोल्व हुए हैं, जो फूड और शेल्टर के लिए हम इंसानों पर डिपेंडेंट हैं, और हम ह्यूमंस भी कई चीज़ों के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उन पर डिपेंड करते हैं। सारे डोमेस्टिक एनिमल्स का एक्सिस्टेंस कहीं ना कहीं हम ह्यूमंस से कनेक्टेड है। इनमें से कई डोमेस्टिक एनिमल्स ह्यूमंस के बिना सर्वाइव तक नहीं कर सकते। हम डोमेस्टिक एनिमल्स के टॉपिक पर अगले वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। अभी हम बायोडाइवर्सिटी को समझते हैं। बायोडाइवर्सिटी टर्म का यूज़ अर्थ पर लाइफ की वेराइटीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए किया जाता है। ऐसे ही किसी इकोसिस्टम में कितने अलग अलग तरह के जीव हैं उसे डिस्क्राइब करने के लिए बायोडाइवर्सिटी वर्ड का यूज़ हो सकता है। फॉर एग्जांपल अमेज़न रेन फॉरेस्ट की बायोडाइवर्सिटी बहुत ही ज़्यादा है। बेसिकली बायोडाइवर्सिटी का मतलब इकोसिस्टम में स्पीसीज की वेराइटीज़ है। उदाहरण के लिए किसी तालाब में कितने अलग अलग तरह के फिशेस, बर्ड्स, टर्टल्स, प्लांट्स हैं, और साथ ही बैक्टीरिया जैसे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म के साथ हर एक स्पीसीज को काउंट किया जा सकता है। पर स्पीसीज किसे कहते हैं? स्पीसीज यानी उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप जिनके कैरेक्टरिस्टिक्स सेम हो और जो इंटरब्रीड कर सके। फॉर एग्जाम्पल लायंस या लेपर्ड, दोनों की कई बातें अलग हैं और वो नेचुरली एक दूसरे के साथ ब्रीड करके बच्चे पैदा नहीं कर सकते, तो दोनों अलग स्पीसीज के हुए।
और अब मॉडर्न एरा में कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करने के लिए डीएनए डेटा का यूज होता है। साइंटिस्ट ने अनुमान लगाया है कि प्लांट्स और एनिमल्स की लगभग 10 मिलियन स्पीसीज एग्जिस्ट करती है। हालांकि अब तक लगभग 1.2 मिलियन स्पीसीज को ही आइडेंटिफाई किया गया है, जिनमें से ज़्यादातर इंसेक्ट्स हैं। इसका मतलब ये है कि कई लाखों दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिनका एग्जिस्टेंस पूरी तरह से मिस्ट्री है। बायोडाइवर्सिटी का सिग्निफिकेंस इसकी एस्थेटिक वैल्यूज से कहीं ज़्यादा है। अकॉर्डिंग टू इकोलॉजी लेटर्स, ये इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी को एनहेंस करके एनवायरमेंटल चेंजेस के कारण होने वाले डिजास्टर को रोकते हैं। तो अगर इसका मतलब ये हुआ कि ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होना अच्छी बात है, तो फिर नॉन नेटिव ट्रीज के प्लांटेशन पर अब कई कंट्रीज की गवर्नमेंट रोक क्यों लगा रही है? इसको समझने के लिए इमेजिन करो कि कोई अनइनवाइटेड पर्सन आपके घर आके रहे और आपके घर को उसके हिसाब से बदल दे, और वो भी आपकी मर्जी के खिलाफ। तो क्या आपकी लाइफ का डेली बैलेंस नहीं बिगड़ेगा? ऐसा ही अगर कोई स्पीसीज जो किसी इकोसिस्टम का पार्ट नहीं है फिर भी उस इकोसिस्टम में घुस जाए, तो वो वहाँ पहले से रहे ऑर्गेनिजम्स के लाइफ बैलेंस को बिगाड़ देती है, जिसे हम टेक्निकल लैंग्वेज में इन्वेसिव स्पीसीज कहते हैं। इन्वेसिव स्पीसीज या नॉन नेटिव ऑर्गेनिजम्स जो लोकल इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं, क्योंकि अक्सर उनके नए हैबिटेट में नेचुरल प्रेडेटर्स, जिसे हिंदी में प्राकृतिक शिकारी कहते हैं, उनकी कमी होती है। ये कुछ एग्जाम्पल्स से समझते हैं। नीलगाय, जो कि एक बड़ा एंटीलोप इंडिया का नेटिव है, उसे हंटिंग के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ले जाया गया था। अब टेक्सास के कुछ रीजन्स में ये एक इन्वेसिव स्पीसीज बन गई है, जो रिसोर्सेज के लिए वहाँ के नेटिव वाइल्ड लाइफ से कम्पीट कर उनकी पॉपुलेशन को कम कर रही है। ऐसे ही 1980s के दौरान अमेरिका के फ्लोरिडा में लोगों ने कुछ बर्मीज पाइथन को पालना शुरू किया था। बर्मीज पाइथन साउथ ईस्ट एशिया के नेटिव हैं, लेकिन वे साउथ फ्लोरिडा में एक एस्टेब्लिश्ड ब्रीडिंग पॉपुलेशन बन गए हैं। इसे गलती से जंगल में छोड़े जाने के बाद एक स्टडी में पाया गया कि एवरग्लेड्स नेशनल पार्क के कुछ एरिया में बर्मीज पाइथन ने रकून्स की पॉपुलेशन को 99.3%, ओपोसम्स को 98.9% और बॉबकैट को 87.5% तक कम कर दिया है। बर्मीज पाइथन जो फ्लोरिडा स्क्रब जय और वुडस्टॉक सहित बर्ड्स की कई स्पीसीज के डिक्लाइन का रीजन बताया गया है। दुनिया में सबसे ज़्यादा नुकसान इन्वेसिव स्पीसीज की वजह से ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया लाखों वर्षों से दूसरे कई कॉन्टिनेंट से आइसोलेटेड है, जिसके कारण प्लांट्स और एनिमल्स की यूनिक और डाइवर्स रेंज का इवोल्यूशन वहाँ हुआ है। इनमें से कई स्पीसीज दुनिया में कहीं और नहीं पाई जाती हैं, जैसे कि कंगारू, कोआला, प्लेटिपस और वॉम्बाट। पर नेटिव स्पीसीज जो लोकल है, उनको स्पेसिफिकली इन्वेसिव स्पीसीज के सामने अनसेफ कर देता है, जो रिसोर्सेज के लिए उनसे कॉम्पीट कर उनका शिकार कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में क्लाइमेट की वाइड रेंज है, हॉट और एरिड डेजर्ट से कूल और टेम्परेट रेन फॉरेस्ट तक। इससे अलग अलग इन्वेसिव स्पीसीज की वैरायटी का फ्लरिश होना पॉसिबल हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया में इन्वेसिव स्पीसीज को लाने में ह्यूमंस ने मेजर रोल प्ले किया है। फॉर इंस्टेंस, यूरोपियन नेटिव्स ने अपने साथ कैमल, रैबिट्स, फॉक्सेस और केट्स के साथ वैरायटी ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स ले गए थे। इन स्पीसीज का ऑस्ट्रेलियन नेटिव वाइल्ड लाइफ पर भयानक इम्पैक्ट पड़ा है। 1840 से पहले ऑस्ट्रेलिया में कोई कैमल्स नहीं थे और आज उनकी पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा हो चुकी है, जो नेटिव हर्बीवर्स लाइफ को नुकसान पहुंचा रही है। तस्मेनियन टाइगर जैसे जीव आज एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। ऐसे ही प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा मैक्सिको, साउथ अमेरिका और कैरिबियन का नेटिव है। ये अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और दूसरे कई जगहों पर एक इन्वेसिव स्पीसीज के रूप में एस्टेब्लिश हो गया है। ये मलेरिया की कंटिन्यूस ट्रांसमिशन में एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। जिन कंट्रीज में जूलीफ्लोरा को इंट्रोड्यूस किया गया था, वहाँ एक इन्वेसिव वीड बन गया है। ये बावर ज़्यादातर जगह में ग्रासलैंड को ख़त्म कर रहा है और इसके ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करने के कारण कई वेटलैंड्स भी खतरे में हैं और कई जगह ग्राउंड वाटर रिचार्ज को नेगेटिवली इफेक्ट कर रहा है। तमिलनाडु, कच्छ और थार डेजर्ट के साथ कंट्री के कई रीजन्स में इसने नेटिव इकोसिस्टम को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है, जो कई रिसर्च में साइंटिस्ट ने प्रूव किया है। उसके बाद सरकार ने इन्हें फैलने से रोकने के लिए काम शुरू किया है। ऐसे ही कोनोकॉर्पस भी सेंट्रल अमेरिका से लाया गया एक ट्री स्पीसीज है, जो जल्दी से ग्रो करता है और किसी भी तरीके के पानी में ग्रो करता है, जिसके कारण ये ज़्यादा जल्दी से फैल गए हैं और नेटिव ट्रीज को नुकसान पहुंचा रहे हैं। साथ ही कई रिसर्च में पता लगा है
कि ये ट्रीज में पोलन हम ह्यूमंस में एलर्जी रिएक्शन कर सकते हैं। इसकी वजह से गुजरात गवर्नमेंट के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इसके प्लांटेशन को रोक दिया और दूसरे कई स्टेट में सेम डिसीजन लेने की सोच रहे हैं। इन्वेसिव स्पीसीज कई बार अपने साथ नई बीमारी लेके आते हैं, जैसे कि ब्राउन रेट जो यूरोप के थे, जो जहाज के जरिए पूरे दुनिया में फैल गए और प्लेग को फैलाया, और एशियन टाइगर मॉस्किटो जो दुनिया में फैल गया और डेंगू जैसे बीमारी को फैलाई। और कई बार गलती से ह्यूमंस कोई बीज ऐसे जगह फैला देते हैं कि उस बीज से होने वाले प्लांट्स इन्वेसिव स्पीसीज बनकर फैल जाते हैं। इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया जैसे देश में आप बाहर से सीड्स नहीं ले जा सकते, क्योंकि वहाँ गवर्नमेंट अब एक्टिव है और इन्वेसिव स्पीसीज को कंट्रोल करने के लिए काम कर रही है। डॉग्स और गोट्स जैसे डोमेस्टिक एनिमल्स को नॉर्मली इन्वेसिव स्पीसीज नहीं गिना जाता है, पर वो कई बार कुछ एरिया में लोकल इकोसिस्टम को डैमेज कर सकते हैं। पर शायद आपको लगे कि कई पेड़ तो 200 साल पहले आए थे, तो वो तो अब नेटिव हो गए होंगे ना? जी नहीं, किसी भी स्पीसीज को इन्वेसिव से नेटिव बनने में कई फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि जेनेटिक म्यूटेशंस, जेनेटिक वेरिएशंस और एनवायरमेंटल प्रेशर्स, जिससे नई स्पीसीज या सब स्पीसीज पैदा होती है। पर उसमें उस ऑर्गेनिज्म के सैकड़ों से हजारों जनरेशन लग जाती है। इसलिए ज़्यादातर प्लांट्स और एनिमल स्पीसीज को नेटिव होने में कई हजार साल लग सकते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है डॉग्स, जो वोल्फ जैसे जानवर से आए, उनको भी करीब 20 से 40 हजार साल लगे थे। और ह्यूमंस ने ज़्यादातर जो इन्वेसिव स्पीसीज फैलाई है, उसे तो बस कुछ 400 से 500 साल ही हुए हैं। और कई बार इन्वेसिव स्पीसीज को किसी इकोसिस्टम से रिमूव करना एक मोरल कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है कि हमें किस स्पीसीज को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए, जो नेटिव है वो या फिर जो इन्वेसिव है वो। पर कई रिसर्च ने प्रूव किया है कि ज़्यादातर केसेस में इन्वेसिव स्पीसीज को रिमूव या कंट्रोल करना ही बेस्ट ऑप्शन है, जो कि प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा के साथ तमिलनाडु और अफ्रीका के कई देश कर रहे हैं। पर इन्वेसिव स्पीसीज को कंट्रोल करने में कई बार अरबों रुपए खर्च हो जाते हैं, जिससे इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी बहुत बड़ा होता है। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है एमराल्ड एस बोरर बीटल। ये छोटा सा इंसेक्ट है जो 2000s में नॉर्थ अमेरिका में गलती से फैल गया, जो हर साल लाखों एस ट्रीज को खत्म कर रहा है, जो लोकल इकोसिस्टम के साथ लकड़ी के लिए ज़रूरी है। इसे करीब 15,000 करोड़ से भी ज़्यादा का नुकसान सिर्फ कुछ ही सालों में हुआ है। इन्वेसिव स्पीसीज से इस प्रॉब्लम से लड़ने के लिए सबको साथ मिलकर काम करने की ज़रूरत है। हमें हमारे आसपास के इकोसिस्टम को समझना होगा। कोई भी नए प्लांट और ट्री लगाने से पहले हमें उसके बारे में समझ लेना होगा कि वो कहाँ से आए हैं। साथ ही हमें ऐसे और टॉपिक को बेहतर समझने के लिए ज़्यादा सही रिसर्च को बढ़ावा देना होगा, और गवर्नमेंट को भी ऐसे रिसर्च को सपोर्ट करना होगा और टाइमली एक्शंस लेना होगा। लेकिन अगर सही रिसर्च और टाइम पर साथ मिलकर हम एक्शन लें तो हम सब इसे सोल्व कर सकते हैं। इस वीडियो के जरिए हम इस इम्पोर्टेंट टॉपिक पर अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं, तो वीडियो को शेयर करके इसमें हमारी हेल्प करिए। कई बार एक शेयर की हुई वीडियो कई चीज़ें बदल सकती है। और ऐसे ही इम्पोर्टेंट एनवायरनमेंट और साइंस के टॉपिक्स को जानने के लिए हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें।